Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन. Illiteracy is a big hindrance in the achievement of the goals of socio-economic justice and welfare state. Illiteracy मतलब क्या होता है? अनपढ़. अब देखिए बहुत जगह पर ये देखा गया कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसके वजह से जो एक देश का, जो एक राज्य का उद्देश्य होता है कि उसका सामाजिक आर्थिक न्याय हो, उस राज्य का विकास हो, सबका कल्याण हो, यह नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं. तो इसलिए लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है उस राज्य का, उस देश का तरक्की के लिए. 7.3.1 Universalization of education. The percentage of literate people at the time of independence was only 14%. जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय सिर्फ 14% लोग ही पढ़े लिखे थे. Our government realized the importance of education and laid stress on the spread of literacy among the masses. हमारी सरकार ने इस चीज़ को समझा कि जो शिक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यक्रम आरंभ किया गया. Efforts have been made by the governments to raise this level. सरकार ने बहुत सारे योजनाओं का गठन किया, बहुत एफर्ट लगाया ताकि जो साक्षरता दर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह बढ़ें. बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट. लेकिन हमारा जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनपढ़ है. द foremost efforts which is required in this field is the spread of elementary education and its universalization. अब देखिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस क्षेत्र में ज़रूरत है वो ये है कि एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन है वह ज़्यादातर लोगों को मिले और यूनिवर्सलाइजेशन हो, मतलब एक तरह की पढ़ाई सबको मिले. Due to increased number of dropouts at the primary stage, the number of illiterates between 15 to 35 years of age has constantly increased. अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रारंभिक स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में ही वो फेल हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो फेल हो जाते हैं, या किसी भी कारण से वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं. तो इसके कारण से जो 15 साल से 35 साल के वर्ग के लोग हैं वह अनपढ़ रह जाते हैं और इसकी संख्या बढ़ती जाती है. अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नेशनल लिटरेसी मिशन and Operation Blackboard for the spread of mass literacy at primary stage. आप देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत के अनुसार जो सरकार है वो नेशनल लिटरेसी मिशन लाए और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाए, जिसके अंतर्गत जो प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, सभी को शिक्षा की सुविधा दी गई. For those who were deprived of the benefits of education in their childhood, the government and many voluntary agencies are making special effort to educate them by opening night schools and adult literacy centers. अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं थी जब वो छोटे थे, तो जो लोग इस चीज़ से वंचित रह गए, जो लोग छूट गए, उनके लिए रात को स्कूल की सुविधा की गई कि वह सुबह काम करेंगे और रात को पढ़ाई करेंगे. अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स बना जहां पर 18 वर्ष से ऊपर लोग, वह लोग जो कि पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन किसी भी कारणवश वह पढ़ नहीं पाए, वो लोग आके पढ़ते हैं. मैनी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग हैव बीन स्टार्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स. बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जैसे NIOS, ये क्या है? एक डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है. कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज लाए गए, डिस्टेंस एजुकेशन लाया गया, ओपन लर्निंग लाया गया अलग अलग राज्यों में. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड सेवरल ओपन यूनिवर्सिटीज हैव बीन सेट अप टू अटेन द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. देखिए NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और इसके साथ ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू हुआ, तो ये सब स्थापित किए गए
ताकि पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी जरिए से अपनी पढ़ाई पूरी करें, वो लोग साक्षरता दर में आए, पढ़े लिखे रहें. The directive principles providing free and compulsory education for children up to the age of 14 years have been included through the 86th Amendment Act 2002 in the list of the fundamental rights under Article 21A. अब देखिए, जो निर्देशिक सिद्धांत है, ठीक है, उसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कंपल्सरी मतलब उनको करना ही पढ़ना ही पड़ेगा, उसका प्रावधान हुआ. जहाँ पे 14 साल के कम बच्चों को फ्री में पढ़ाई और उनको मिड डे मील दोपहर को खाना भी दिया जाने लगा. ठीक है, ये कब आया? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में. और यह एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, हमारा मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21A. दो मच हैज बीन अचीव्ड बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. अब देखिए, काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिली, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है ताकि एक अच्छे राज्य का जो सपना है, जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके. 7.3.2 चाइल्ड लेबर. अब देखिए, बच्चों से जो काम कराया जाता है. You have already read that one of the directive principles provides opportunities and facilities to children to develop in a healthy manner. आप यहाँ पे आगे पढ़े यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. ठीक है, इसमें आप देखें कि ये एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें लोगों को अवसर दिया जाता है, वो लोगों को फैसिलिटीज़ दिया जाता है ताकि वह अच्छी तरीक़ा से अपना विकास कर सकें. यू हैव ऑल्सो रेड अबाउट द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन. जो स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ को लाइन से पढ़ते हैं वो आगे के वीडियोज़ में ये पढ़े होंगे कि एक इंसान का मौलिक अधिकार होता है कि बच्चों का शोषण ना हो और किसी का भी शोषण ना हो. अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो वह गलत कर रहा है. Employment of children below the age of 14 years in mines and industries which are hazardous to their health is prohibited. अब जो बच्चे 14 साल से कम की उम्र के हैं उनको माइंस में, इंडस्ट्रीज़ में उनको काम नहीं करने देना चाहिए क्योंकि यह उनके सेहत के लिए ख़राब है. तो इस पर रोक है. अगर कोई बच्चा 14 साल के नीचे का है और वो माइंस में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा. In spite of these provisions, the desired result have not been reached. अब ये सारे जो प्रोविजंस हुए, इसके बावजूद भी जो रिजल्ट चाहिए था वह नहीं मिला. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पेरेंट्स एटीट्यूड इज नॉट कंड्यूसिव टू द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जो माता पिता हैं वो खुद अपने बच्चों से काम करवा रहे हैं. ठीक है, वह इस चीज़ को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं. They force their children to do some sort of work to earn money and contribute to the family income. वह अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं ताकि वह कुछ कमा सके और जो परिवार का इनकम है वह बढ़ सके ताकि परिवार और अच्छे से चल सके. Poverty and social stigma are certain constraint to the on the path of eradication of this problem apart from the lack of will. अब देखिए, कुछ लोग तो चाहते नहीं हैं और कुछ लोग चाहते भी हैं तो वो बहुत गरीब हैं, वह सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं. तो यह भी एक समस्या है जिसके वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं. All efforts by governments at various levels would prove futile unless the willingness and awareness to get rid of the social challenge comes from within. देखिए, सरकार चाहे कितना भी काम करे, वो कितना भी एफर्ट्स लगाए, लेकिन अगर एक इंसान के मन से यह चीज़ नहीं आएगा कि वह समाज को बदलेगा, वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा, तब तक सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का कोई भी फल नहीं आएगा. Dr. Abdul Kalam's dream of developed India 2020 can be achieved only when the children who are the future of the country are secured and protected from being exploited. डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का सपना था कि वर्ष 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाए. ये तभी हो सकता है जब भारत में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, वो सुरक्षित रहें और उनका शोषण ना किया जाए. The children should not be deprived of their right to enjoy childhood and right to education. बच्चों को जो अधिकार मिला है कि वह अपने बचपन को
खुशी से जी सकें, अपने बचपन का आनंद ले सकें और उनके पास शिक्षा का अधिकार है, इस चीज से उनको वंचित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 7.3.3 स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखिए जो महिलाएं हैं उनका क्या स्टेटस है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी अवस्था क्या है। Indian society basically is a male dominated society in which father has been head of the family and mother's position has been subordinated to him. भारतीय समाज यह एक पुरुष प्रधान समाज है। जो पुरुष है वह महिलाओं के ऊपर राज करते आए हैं। अगर आप अपने परिवार में देखेंगे तो जो आपके जो पिता हैं, आपके पिता वो हेड ऑफ द फैमिली हैं और उनके बाद मम्मी आती हैं, ठीक है। आपके पिता जो कहते हैं वही होता है, उसके बाद मम्मी की बात मानी जाती है। द पोजिशन ऑफ अ वुमेन इन सच अ सिस्टम इज नेचुरली वीक। ऐसा जहाँ पे प्रणाली होता है, जहाँ पे पुरुष महिलाओं को डोमिनेट करते हैं या पुरुष महिलाओं से ऊपर रहते हैं, वहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति है, अवस्था जो है वह बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। Women have been suffering a great deal on account of cruel social customs and religious practices like पर्दा and dowry etc. जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा जो समाज का जो नियम कानून है वो बहुत ही क्रूड है, बहुत ही कठोर है। बहुत सारे धार्मिक चीज़ें हैं जैसे कि पर्दा में रहना, घूंघट में रहना, दहेज प्रथा, ये सबसे महिलाओं को बहुत ही तकलीफ होता है, उन्हें बहुत ही कष्टदायक जीवन जीना पड़ता है। Women as an integral part account for 495.74 million and represent 48.3% of the country's total population as per census 2001. 2001 की जनगणना के अनुसार जो महिलाएं हैं वह भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। भारत की कुल आबादी के 48.3%, 495.74 मिलियन उनकी आबादी है, किनकी? महिलाओं की। Necessity of raising the status and education of women has already been stressed in our constitution through fundamental rights and various directive principles of state policies. अब ये जो महिलाओं का जो अवस्था है, जो उनकी स्थिति है और जो शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को पहले के ज़माने में पढ़ाया तक नहीं जाता था ज़्यादा, उनको कम उम्र में शादी करवा दिया जाता था, काफ़ी तकलीफ से वो गुजरती थी। लेकिन आज जो हमारा संविधान है उनमें महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है पढ़ने का, अपनी स्थिति को सुधारने का, अच्छा बनाने का। साथ ही साथ बहुत सारे निर्देशक सिद्धांत हमारे राज्य की नीतियों में भी आया जिसमें महिलाओं को बहुत ही सहायता मिली। They have been provided the right to an adequate means of livelihood and equal pay with that of a men of their work. अब देखिए उनको इस बात का अधिकार दिया गया कि उनको भी अच्छे जीवन जीने का अधिकार है, और मान लीजिए कोई काम है तो पुरुष को उस काम के लिए जितना पैसा मिलेगा, महिलाओं को भी उस काम के लिए उतना ही पैसा मिलेगा। Women workers have also been provided for health care and maternity relief. अब वो महिलाएं जो कि काम करती हैं उनको स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, और जब वो प्रेग्नेंट रहेंगी, गर्भवती रहेंगी, तब उनको छुट्टी देना, उनको रिलीफ देने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान हैं। इवन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज स्ट्रेस्ड हैज बीन लेड on the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women. अब देखिए हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी ये चीज़ है कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है, हर एक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं की इज्जत करे और उनको बराबर का सम्मान दे। Many laws and judicial decisions have restored the dignity of women. बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे महिलाओं का जो गौरव है, जो उनकी मर्यादा, शान, प्रतिष्ठा, गरिमा है, उसको बनाया जाए, बरकरार रखा जाए। To protect their rights, measures have been taken to give them share in the family property. उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो परिवार का संपत्ति है उसमें महिलाओं का भी हक है, उनका हिस्सा है, यह लाया गया। पहले क्या होता था कि महिला, एक परिवार में जो पुरुष हैं सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता था संपत्ति में, लेकिन अब महिलाओं का भी अधिकार होता है।
for their emancipation from cruel practices like bride burning for dowry, wife beating, sati, etc. Laws have been enacted. अब देखिए, पहले क्या होता था? पहले लड़कियों को दहेज के लिए जला दिया जाता था. इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति देना. यह चीज से बचाने के लिए पहले लोग अपनी बीवियों को मारते थे. सती प्रथा था, पति मर जाने के बाद उसकी बीवी को उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था, या फिर उसको एक बहुत ही बुरी तरह के जीवन जीने पे मजबूर किया जाता था. तो ये सब हट गया, इसके लिए कानून पारित किया गया. प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स, फोइटोसाइड्स, discrimination against girl child and child marriage are some of other measures that will help in improving the status of women. अब देखिए, पहले क्या होता था? जब कोई किसी घर में लड़की पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था. तो यह कानून बनाया गया कि अगर आप अपने बच्चे को मारते हो तो वह गुनाह है. फिर आप अपने भ्रूण की, मतलब जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो वो अपने भ्रूण की, उनके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, इसकी जांच नहीं कर सकते हैं. फिर जो गर्ल चाइल्ड है, ये देखा जाता था कि जो घर में अगर कोई लड़की है तो लड़की को उतना दर्जा नहीं दिया जा रहा है जितने लड़के को दिया जाता था. फिर चाइल्ड मैरिज, बच्चों का शादी करवा दिया जाता था. ये सब चीज़ को रोका गया, ठीक है, जिससे महिलाओं का जो स्थिति है, जो उनकी अवस्था है, वह अच्छी हुई. टू एम्पावर वुमेन, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स थ्रू द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट 1991 and 1902 for them has been made in the panchayats and municipalities. अब देखिए, जो 73वां और 74वां 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया 1991-92 में, उसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में 1/3 सीट वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया. There is similar proposal for reservation of seat for them in the parliament and in the state legislature. अब इसी तरह का प्रपोजल दिया गया है कि पार्लियामेंट में, संसद में और स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधायिका में भी महिलाओं को जगह मिले.